गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 20 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सजीवों में प्रजनन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं बच्चों। जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं बच्चों, तो आप लोग सर्च कीजिए, पढ़िए बच्चों। आज हमें इस वीडियो में क्रियाकलाप 5 पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हमें क्या क्या लेना है। आलू, ब्लेड या चाकू ले सकते हैं, ब्लेड की जगह पे चाकू भी ले सकते हैं। मिट्टी के 2 कुल्हड़ या प्लास्टिक की 2 छोटी थैलियाँ, मिट्टी एवं पानी, इतनी चीज़ें हम आवश्यक सामग्री में लेंगे बच्चों। आप सभी जानते हैं कुल्हड़ किसे कहा जाता है। 2 कुल्हड़ या फिर कुल्हड़ की जगह पे आप लोग प्लास्टिक की 2 थैली भी ले सकते हैं, छोटी थैली, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आलू को इस प्रकार काटें कि उसके प्रत्येक टुकड़े में एक आँख यानी कि गड्ढे के समान रचना है ना हो। तो हमें आलू को इस प्रकार से काटना है बच्चों कि उसमें जो आँख हो पाया जाता है वो उस पे हो, उनकी संरचना जो है वो हो, है ना, गड्ढे की तरह। अब 2 टुकड़े लें और टुकड़े में आँख रहने दें, है ना। अब हमें क्या करना है, 2 टुकड़े लेना है और 2 टुकड़े लेकर उसमें उस टुकड़े में आँख को क्या करना है, रहने देना है, ठीक है, रहने देंगे। और दूसरे टुकड़े से आँख काट कर अलग कर दें, है ना। आँख को दूसरे टुकड़े से हम काट कर क्या करेंगे, अलग कर देंगे। कुल्हड़ अथवा प्लास्टिक की थैली को मिट्टी से भरें। इनमें से एक में आँख वाला और दूसरे में बिना आँख वाला आलू का टुकड़ा रखकर मिट्टी से हल्का ढक दें, है ना। हमें क्या करना है, कुल्हड़ या फिर प्लास्टिक की जो थैली लिए हैं इसमें क्या करेंगे, मिट्टी भरेंगे और मिट्टी इसमें से एक आँख वाला और दूसरा बिना आँख वाला आलू का टुकड़ा को रख देंगे और मिट्टी से क्या करेंगे, हल्का ढक देंगे। अब ढकने के बाद देखिए मिट्टी को गीला रखें, है ना। मिट्टी को हमें कैसे रखना है बच्चों, गीला रखना है तथा प्रतिदिन इसका अवलोकन करें। और प्रतिदिन हमें हर दिन इसका अवलोकन करना है। 4-5 दिनों बाद आप इनमें क्या देखते हैं। तो 4 से 5 दिनों बाद हम जब अवलोकन करते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों, देखिए आलू का कौन सा टुकड़ा अंकुरित होता है, आँख वाला या बिना आँख वाला। तो बच्चों इसे आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखना होगा, है ना। आप लोग क्या करेंगे, या तो छोटा गमला ले सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक लीजिए, है ना, और उसमें क्या कीजिए, मिट्टी डालकर रखेंगे और उसमें आलू के टुकड़े को काटना है, ठीक है। और आँख वाला कहने से मतलब है बच्चों, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखिए आलू, इस प्रकार से आलू में जो आँख वाले संरचनाएं दिखाई देते हैं यानी कि गड्ढे के समान संरचनाएं दिखते हैं। इस प्रकार से आलू के 2 टुकड़े लेंगे आप लोग और दोनों टुकड़ों में से एक जिसमें से क्या करना है, एक टुकड़े में से वो आँख वाला जो भाग होता है उसको निकाल देना है और एक टुकड़े में आँख रहना चाहिए, ठीक है। अब दोनों टुकड़ों को हमें एक टुकड़े को डालना है प्लास्टिक में भरकर या फिर गमले में, है ना, और एक टुकड़े को जो आँख वाला टुकड़ा है उसको भी एक गमले में रखना है और क्या करेंगे, उसमें मिट्टी से ढक देंगे और मिट्टी को हमें गीला रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि इसमें से कौन से आलू से पौधे निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, जब हम प्रतिदिन अवलोकन करते हैं तो 4 से 5 दिनों बाद इनमें क्या देखते हैं कि आलू का कौन सा टुकड़ा अंकुरित होता है, आँख वाला या बिना आँख वाला। तो आलू के टुकड़े के किस भाग से अंकुर निकलता है। आलू वास्तव में रूपांतरित भूमिगत तना है ना। आलू जो है वास्तव में रूपांतरित भूमिगत तना है और आलू के गड्ढे या आँख पर्वसंधियाँ हैं। भूमिगत तना होने के कारण इस भाग में पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, किंतु गड्ढों में अविकसित कलिकाएं अवश्य होती हैं जो पर्याप्त नमी, ताप एवं वायु मिलने पर अंकुरित होकर नया पौधा बनाती हैं। तो यहाँ पर ये हम आलू जो देखते हैं बच्चों, ये भूमिगत पौधा है, भूमिगत तना है एक प्रकार से,
है ना, जो रूपांतरित हुआ होता है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो आलू होता है वो कंद के रूप में होता है, और यही क्या करते हैं, जो आँख वाला भाग होता है यही पर्वसंधियाँ कहलाता है ना। और ये भूमिगत तना होने के कारण क्या होता है, इनकी जो पर्वसंधियाँ वाला भाग है ये क्या होती हैं, इनमें ही ये अंकुरित होती हैं, होकर नया पौधा भी बनाती हैं, है ना। और ये भी होता है बच्चों कि आलू के गड्ढे या आँख पर्वसंधियाँ भूमिगत तना होने के कारण इस भाग में जो पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, है ना। कौन से वाले भाग में, पर्वसंधियाँ भाग में क्या होता है, पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, किंतु गड्ढों में अविकसित कलिकाएं अवश्य होती हैं, है ना। जो विकसित नहीं होती हैं, क्या होती हैं, अविकसित। जो विकसित नहीं हो पाता है बच्चों उसे अविकसित कहा जाता है, ठीक है। तो ये अविकसित कलिकाएं आलू के जो आँख वाले भाग होते हैं यानी कि पर्वसंधियाँ वाले भाग होते हैं उनमें पाया जाता है, जो पर्याप्त नमी, ताप एवं वायु मिलने पर क्या होते हैं, यदि इन्हें पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है, ताप मिल जाती है, वायु भी मिल जाती है, तो ये अंकुरित होकर नया पौधा बनाती हैं, है ना। चित्र 20.9 में हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप लोग गन्ना देख सकते हैं, ये गन्ने का डायग्राम दिया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर गन्ने का डायग्राम है, गुलाब का तना है। तो पौधों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जड़ें हैं और ये ही पर्वसंधियाँ हैं। यहाँ पे जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको गांठ वाले, यही क्या है, पर्वसंधियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर भी आँख जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी गन्नों में भी, ठीक है। यही पर्वसंधियाँ होती हैं और ये जड़ें, ठीक है। यहाँ पर गुलाब का तना आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से तने निकले हुए हैं। ये पौधों में अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। इसका डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों की लहसुन, आलू, शकरकंद और पत्थरचट्टा, इनके डायग्राम दिए गए हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं बच्चों कि लहसुन कहाँ से ये विकसित होते हैं, पौधा कहाँ से निकलते हैं, आलू से कहाँ से निकलते हैं, शकरकंद और पत्थरचट्टा। तो पत्थरचट्टा आप लोग देख ही रहे हैं, पत्तियों से ही ये क्या करते हैं, जड़ें, इनके जो जड़ें हैं शिशु पौधा निकलते हैं, है ना। ये इसे अजूबा भी कहा जाता है, पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। इसी प्रकार से लहसुन जो होता है, लहसुन भी क्या होता है, पत्र कलिकाओं से ही निकलता है ना। और ये पर्वसंधियों से, इसी प्रकार शकरकंद के भी होते हैं, पर ये जो भाग होता है इससे जड़ें निकलते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि कुछ पौधों में नर एवं मादा इकाइयों के मिलने के बिना भी उनके किसी भाग से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, है ना। यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पौधे बच्चों, जिसमें नर एवं मादा इकाइयों के मिले बिना, यानी कि वो नहीं भी मिलते हैं तो भी क्या होता है, वो नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उनमें से नए पौधे उगने की इस विधि को क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, है ना। अलैंगिक प्रजनन जैसे हम गन्ना में देखे बच्चों, और गुलाब के जो फ्लावर वाले पौधे थे उनमें देखे, है ना। इसी प्रकार से पत्थरचट्टा को भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ शकरकंद, आलू, लहसुन, है ना। तो ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा कम समय में अधिक पौधे उगाए जा सकते है ना। बहुत कम समय में बहुत अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। यह विधि उन पौधों में प्रजनन की प्रमुख विधि है जिसमें बीज देर से बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं, है ना। तो ये पौधे जो होते हैं बच्चों, अधिक पौधे उन्हीं पौधों में उगाए जा सकते हैं। यह विधि उन पौधों में प्रजनन की प्रमुख विधि है ना। उन पौधों में प्रजनन की प्रमुख विधि है जिनमें बीज देर से बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, है ना। जैसे कि पत्थरचट्टा हो गए, इनमें या तो बीज देर से बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन यानी कि ये पत्तियों से जो जड़ें निकलती हैं और शिशु पौधा निकलता है, तो इसके द्वारा, ये अलैंगिक प्रजनन के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी नए पौधे बनते हैं। इसी प्रकार से आलू, शकरकंद, लहसुन, और आप लोग देख सकते हैं जो गुलाब का पौधा था, गन्ना है, ये सभी अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं, है ना। इनसे नए पौधे बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों 20.3 जंतुओं में प्रजनन, है ना, कि जंतुओं में किस प्रकार से प्रजनन होता है।
आपने बरसात के दिनों में गीली मिट्टी से केचुए को निकलते देखा होगा। तो आप सभी देखें बच्चों, जब बारिश वर्षा ऋतु होती है, बारिश के मौसम में क्या होता है, बरसात के दिनों में गीली मिट्टी से केचुए को निकलते हुए हमने देखा है। इसी तरह डबरे में जब पानी भर जाता है, डबरा यानी आप लोग समझते हैं जो छोटे तालाब टाइप के दिखाई देते, कुएं टाइप के होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है ना, डबरा कह सकते हैं आप लोग। तो डबरे में जब पानी भर जाता है तब उसमें अचानक बहुत से मेंढक, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ तथा विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाई देने लगते हैं। ये जीव आते कहाँ से हैं? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। तो हम सभी ने देखे हैं बच्चों कि जब हम देखते हैं बारिश के दिन होती हैं जहाँ पर पानी वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, छोटे छोटे डबरे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर अचानक से बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं, बहुत सारे जो छोटे पौधे होते हैं उनमें उगाते हैं, है ना। और छोटे बहुत जो मछलियाँ होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सभी आ जाते हैं, अचानक से बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, ये जीव आते कहाँ से हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप द्वारा हम समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री में प्लास्टिक के 2 पारदर्शी डिब्बे लेंगे या फिर अन्य कोई खाली डिब्बे भी आप लोग ले सकते हैं जो कि पारदर्शी हो, है ना। गाय या भैंस का ताज़ा गोबर लेंगे, डिब्बे को ढकने के लिए कागज़ लेंगे और धागे या रबर के छल्ले, आवर्धक लेंस लेंगे, है ना। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को हमें आवश्यक सामग्री में लेना है। आप सभी जानते हैं प्लास्टिक के 2 पारदर्शी डिब्बे, यदि 2 पारदर्शी डिब्बे नहीं है प्लास्टिक के तो आप और भी कोई डिब्बा यूज़ कर सकते हैं, खाली डिब्बा यूज कर सकते हैं। गाय या फिर भैंस का ताज़ा गोबर लेना है ना, यानी कि बासी नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, उसी दिन का होना चाहिए जिस दिन हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। डिब्बे को ढकने के लिए कागज़ होना चाहिए, धागे या रबर के छल्ले, आवर्धक लेंस। आप सभी जानते हैं आवर्धक लेंस जिसमें हम देखते हैं तो वो जो छोटा होता है वो चीज़ें बड़ा दिखाई देता है ना। तो डिब्बे अ एवं ब में गाय अथवा भैंस का ताज़ा गोबर लें। डिब्बे अ को इस प्रकार बंद करें कि उस पर कोई कीड़ा या मक्खी ना पड़े। तो हमें क्या करना है बच्चों, डिब्बे 2 डिब्बे लेना है, अ और ब, दोनों में अ और ब करके हम नाम दे देंगे। डिब्बे का नाम रहेगा अ और ब, है ना। और दोनों में गाय या फिर भैंस, दोनों का जो भी आपको मिलता है ना, वो गोबर आप लोग डालेंगे, है ना, ताज़ा गोबर लेंगे और डिब्बे अ को इस प्रकार बंद कर देंगे कि उसमें कोई भी कीड़ा या फिर मक्खी ना बैठे। इस प्रकार से हमें बंद कर देना है। डिब्बे ब को खुला छोड़ दें। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि डिब्बे ब के गोबर पर कीड़े बैठ रहे हैं। अगले 2-3 दिनों तक दोनों डिब्बों का निरीक्षण करें। आप देखेंगे कि डिब्बे ब के गोबर में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगे हैं, है ना। तो हम 2 प्रकार के डिब्बे 2 डिब्बे लिए हैं जिसमें अ और ब नाम दिए हैं, है ना। दोनों में ताज़े गोबर ही भरे हैं बच्चों। पर क्या करना है कि एक जो अ नाम के डिब्बे हैं उसको हमें कस के बंद कर देना है ताकि उसमें कुछ भी ना पड़े, कीड़ा वगैरह। और एक जो डिब्बा है वो ब डिब्बा है जिसका नाम ब दिए हैं हम, उसमें भी हम ताज़े गोबर भरे हैं पर उसे हम खुला रखे हैं, है ना, बंद नहीं किए हैं। तो देखते हैं हम, जब कुछ दिनों बाद हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं बच्चों, है ना। तो देखेंगे तो क्या होता है, जब हम निरीक्षण करते हैं तो 2 से 3 दिनों तक दोनों डिब्बों का निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब डिब्बा होता है गोबर में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, है ना। जो गोबर होता है उनमें गड्ढे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, हमें गड्ढे दिखाई देते हैं और जिन्हें कुरेदने पर अंदर झिल्लियाँ दिखाई देती हैं। जब हम उसको कुरेदने का कोशिश करते हैं तो अंदर में क्या दिखाई देती हैं, इल्लियाँ दिखाई देती हैं, इल्लियाँ दिखाई देती हैं। ये इल्लियाँ कहाँ से आईं? ये उन कीड़ों के अंडों से निकली इल्लियाँ हैं जो गोबर पर बैठे थे। यही इल्लियाँ वृद्धि कर कीड़ों में बदल जाते हैं, जबकि डिब्बे अ में रखे गोबर में इल्लियाँ दिखाई नहीं देती, है ना। चित्र 20.10 में देखिए यहाँ पर दिया गया है डिब्बा अ और डिब्बा ब। तो यहाँ पर हम ढक दिए हैं डिब्बा अ को, डिब्बा ब
खुला हुआ था। तो क्या होता है, कुछ मक्खियाँ वगैरह आकर यहाँ पर, कीड़े वगैरह आकर बैठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद उसी की इल्लियाँ हमें कुछ दिनों बाद दिखाई देती हैं, है ना। इल्लियाँ यानी कि अंडे, है ना, छोटे छोटे अंडे। फिर उसके बाद वो जो अंडे होते हैं, इल्लियाँ होते हैं, वो बड़े होकर फिर से कीड़े का रूप ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इल्लियाँ वृद्धि करके कीड़ों में बदल जाती है बच्चों, है ना। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि कोई जीव अपने आप उत्पन्न नहीं होता है ना। कोई भी जीव अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। नए जीव को उत्पन्न होने के लिए उसमें उसके जैव जीव का पहले से होना आवश्यक है। जैव जीव जो कि जीवित होता है ना, जिनमें जीवन पाया जाता है। तो नए जीव को उत्पन्न होने के लिए बच्चों उसके जैसे जीव का पहले से होना आवश्यक होता है ना। जो कीड़ा उत्पन्न हुआ है इस गोबर वाले जो डिब्बे हैं, इसमें जिसमें गोबर रखे हैं, तो इसमें जो कीड़ा उत्पन्न होता है, तो वही कीड़ा इसमें जब बैठता है तो उसके जो अंडे होते हैं, इल्लियाँ होते हैं, उसी के द्वारा फिर से उसी प्रकार से वो कीड़ा बड़ा होकर वही कीड़े का रूप ले लेता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं बच्चों की जो जीव होता है वो पहले से होना, उसी जीव का होना आवश्यक होता है, तभी वो जीव उत्पन्न होता है, नए जीव उत्पन्न होता है। तो आपने पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा है, तो पढ़े हैं बच्चों। पौधों की तरह जंतुओं में भी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, है ना। पौधों की तरह जंतुओं में भी नर और मादा अंग पाए जाते हैं, मादा जनन अंग। यदि नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में होते हैं तब जीव एक लिंगी कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम नर और मादा, आप सभी जानते हैं नर मतलब क्या होता है, मादा मतलब, है ना, मादा यानी कि फीमेल, नर यानी कि मेल, है ना। तो मेल और फीमेल जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है बच्चों, द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, जोंक आदि। तो केंचुआ और जो जोंक होता है ये द्विलिंगी कहलाते हैं, है ना, क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही इनमें पाया जाता है। जैसे कि हम पुष्प देखे थे, है ना, हिबिस्कस का फ्लावर देखे थे बच्चों, यानी कि गुड़हल का फूल देखे थे। उनमें क्या होता है, वे द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार के अंग पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, मादा और नर दोनों पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जंतु भी होते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, केंचुआ और जोंक, है ना। इनके जनन अंगों के अतिरिक्त जंतुओं में क्या ऐसे कोई और लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर जंतुओं को नर एवं मादा के रूप में पहचाना जा सके। तो बच्चों और कौन सा ऐसा अंग पाया जाता है जिसके आधार पर जंतुओं को नर एवं मादा के रूप में पहचाना जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं जैसे गाय, बैल, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी के बाहरी दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर नर या मादा की पहचान करें। कई जीवों जैसे कीड़ों, छिपकलियों आदि को बाहरी लक्षणों के आधार पर नर एवं मादा के रूप में नहीं पहचाना जा सकता। सही बात है बच्चों। जैसे हम गाय और बैल को पहचान सकते हैं, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी को हम बाहर से देखकर पहचान जाते हैं कि ये नर है या मादा है। पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, इनको हम बाहरी लक्षणों से नहीं पहचान पाते हैं कि ये नर है या फिर मादा है। तो आप देखेंगे कि विशेषकर ऐसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें पहचान की बाहरी लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं। तो जो बच्चे पैदा करते हैं, है ना, उनमें बाहरी जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बच्चे पैदा करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं बच्चों, उसे आपको बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। जो बच्चे पैदा करते हैं ऐसे जंतुओं का नाम लिखना है, कम से कम 10 जंतुओं का नाम आप लोगों को लिखकर बताना है। ठीक है बच्चों, यहीं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।